दोस्तों आज बम फूट गया जब हमें खबर मिली कि सीबम वापस खेलने के लिए आने वाले हैं और वो भी अभी ही बिल्कुल एक नज़दीकी शो में। शो का नाम है इविल्स प्राग प्रो। क्रिस बमस्टेड ये अनाउंस करते हैं हाल ही में अपने एक व्लॉग के अंदर कि वो compete करने के लिए आ रहे हैं बतौर ओपन बॉडी बिल्डर, यानी एक क्लासिक एथलीट जिसने अभी ही रिटायरमेंट ली थी ये बोल करके कि मेरा छठा टाइटल हो चुका है, मेरे पास आ चुका है और इसके बाद अब मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिटायर हो चुके थे, अब कह रहे हैं कि वापस से वो खेलने के लिए आ रहे हैं और ये कन्फर्म्ड न्यूज़ है। ये न्यूज़ हर जगह ऑलरेडी अभी वायरल हो चुकी है। यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते हमें कुछ समय लग जाता है बिकॉज पूरा एक डाटा हमें एनालाइज करके आपके सामने रखना पड़ता है, पर इस न्यूज़ ने पूरे तरीके से इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है। क्रिस ये बताते हैं कि उन्होंने लास्ट शो 2016 में खेला था ओपन क्लास के अंदर, उसके बाद इन्होंने फिर क्लासिक में स्विच मार दिया था। सीबम का ये कहना था कि उस समय तक उनको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब ओलंपिया में आए तो थिंकिंग बदल गई और हर साल ओलंपिया टाइटल को जीतना है, इसकी टेंशन, सारा दिमाग सिर्फ इसी चीज़ में इनका लगा रहता था। सीबम कहते हैं मेरा अब कोई एम नहीं है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस शो से। वो कहते हैं कि जो एक भार था ओलंपिया का वो भार अब उतर चुका है, तो ये बड़ा ना इसको फन वे में खेलने के लिए जाने वाले हैं। तो अब ये वापस से कंपीट करने आ रहे हैं ओपन क्लास में ही। कहते हैं कि मैं रिटायर भी यहीं से ही होऊंगा और अब मेरे पास कुछ भी विजन नहीं है, मैं बस ऐसे ही खेल रहा हूँ। पता है क्यों सीबम ने बोला? क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से हमेशा से ये बात बोलते आ रहे थे कि सीबम को एक बार ओपन में ट्राई करना चाहिए, स्विच करना चाहिए, कंपीट करेंगे तो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। इसके लिए क्रिस बमस्टेड यहाँ पर खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने सारे फैंस ने आप में से मुझे ये बोला था कि मुझे खेलना चाहिए ओपन क्लास में, तो इसलिए भी मैं आ रहा हूँ। हारूं या जीतूं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो सीबम ने बोला ना मेरी उस टाइम पे थी 2016 में कोई एक्सपेक्टेशन और ना अपने इस लास्ट शो में अब कोई भी एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, क्रिस बमस्टेड ये बताते हैं कि वो थोड़े से और बिगर आएंगे, थोड़े से और राउंडर आएंगे और उतना ज़्यादा कंडीशनड नहीं आएंगे जितना कि क्लासिक फिजिक कैटेगरी में हमेशा दिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको एक वेट कैप में आना पड़ता है। यहाँ पर क्रिस कहते हैं कि वो आएंगे 250 LBS के आसपास कहीं ना कहीं और हमें अच्छा एक बड़ा सा वर्जन इनका देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक नए सीबम होंगे, उतने ज़्यादा क्रिस्पियर नहीं होंगे, चेस्ट में ग्लूट्स में उतने ज़्यादा फाइबर नहीं आएंगे, पर बड़े बड़े दिखेंगे। और यहाँ पर क्रिस बमस्टेड हाल ही में ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मार्टिन फिट्जवाटर के साथ में। तो मार्टिन का हमें पता होना चाहिए कि वो भी इस वाले शो में खेलने वाले हैं इविल्स प्राग प्रो में। तो सीबम और मार्टिन आपस में टकराएंगे। एट द एंड सीबम ये भी बोल देते हैं कि शॉन क्लैरिडा भी कंफर्म्ड हैं, वो भी इविल्स प्राग प्रो में खेलेंगे। कितनी अजीब बात है दोस्तों, एक 212 एथलीट, एक क्लासिक फिजिक चैंपियन और एक मार्टिन फिट्जवाटर जैसा एथलीट जो ओपन क्लास कैटेगरी का है। तीनों अलग अलग कैटेगरी से आते हैं लेकिन तीनों एक साथ एक स्टेज पे खेलेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। कितना अलग लगेगा ना शॉन क्लैरिडा को क्रिस बमस्टेड के साथ खड़े होकर के कंपीट करते हुए देखना। मार्टिन भी कितने ज़्यादा डेंसर और राउंडर है, वहीं सीबम लंबे लंबे दिखेंगे। तो बहुत ही अलग तरीके की बॉडी हमें इस बार देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर चीज़ें वैसे ही कोई बहुत छोटी नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। एक फैन यहाँ पर कमेंट करता है कि ये शो और भी बेटर हो सकता है अगर इसके अंदर राफेल ब्रांडियो, हॉर्स एमडी और रेमॉन डीनो भी कंपीट करने के लिए उतर पड़े और रेमॉन इस वाली चीज़ को अपने स्टोरी पे लगा देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि रेमॉन डीनो इसके अंदर ओपन में खेलेंगे, बिकॉज रेमॉन की फिजिक है नहीं उस तरीके से और इन्होंने हाल ही में ओलंपिया ब्राज़ील जीत करके अगले साल मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले ली है। तो ये तो मुझे चीज़ नहीं लगती है। हाँ, हो सकता है बिल्कुल कि राफेल ब्रांडियो उसके अंदर में खेलते हुए नजर आए। फिलहाल तो राफेल ने ये अनाउंस कर रखा है कि वो हमें अभी ही रोमानिया प्रो के अंदर दिखने वाले हैं, जो होगा 9 से 10 नवंबर के बीच में। तो रोमानिया 9 से 10 है, इविल्स प्राग प्रो 16 से 17 तारीख के बीच में है। इसका मतलब हमें पहले राफेल ब्रांडियो कंपीट करते हुए दिख जाएंगे। राफेल का फिलहाल ऐसा फिजिक अपडेट दिखाई दे रहा है, एकदम हार्ड होती जा रही है बॉडी, इनकी कंडीशन होती जा रही है और तैयार हो रहे हैं इस वाले शो के लिए, क्योंकि राफेल को भी तो कंपीट करके अगले साल के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन जीतनी है ना। तो राफेल इसमें हमें दिखाई देंगे रोमानिया में। हाँ, लेकिन इविल्स प्राग प्रो के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि उतर सकते हैं, क्योंकि यार इतने बड़े बड़े एथलीट्स खेल रहे हैं। शॉन क्लैरिडा, क्रिस बमस्टेड, मार्टिन फिट्जवाटर, ये तीनों राफेल ब्रांडियो से ऊपर के एथलीट्स हैं, रैंकिंग के अंदर भी और पॉपुलैरिटी के अंदर भी। ऐसे में राफेल आ सकते हैं इविल्स प्राग प्रो खेलने। तो यह है दोस्तों इविल्स प्राग प्रो का पूरा अपडेट। यहाँ पर अगर दोस्तों बात करी जाए शॉन क्लैरिडा की, तो शॉन का अभी कोई फिजिक अपडेट अभी का नहीं है, पर ये हमें खेलते हुए दिखेंगे। और मार्टिन फिट्जवाटर अभी उतनी तगड़ी शेप में नहीं दिख रहे, पर अभी टाइम अच्छा है तो रेडी हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं स्टेज पर कैसे ये दोनों सीबम का सामना करेंगे। बहुत ही कॉम्पिटिटिव और अलग ही तरीके की फाइट होगी। जजेस भी थोड़े बहुत तो कंफ्यूज हो जाएंगे किसको ऊपर रखे। इसके बाद दोस्तों अगर हम चलते हैं तो अगला अपडेट यहाँ पर आ जाता है रोमानिया प्रो के ऊपर ही, क्योंकि इसमें राफेल तो खेल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में इसमें खेलने वाले हैं अकीम विलियम्स भी। अब अकीम को भी तो ओलंपिया की क्वालिफिकेशन चाहिए, तो अकीम वर्सेज राफेल हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा।
और अकीम इस वक्त पे हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कभी भी अपने अपडेट्स में बहुत ज़्यादा सुपर श्रेडिड नहीं दिखते, लेकिन स्टेज पे कमाल कर देते हैं। इस वक्त अकीम को आप इस तरीके से देख सकते हैं, टेपिंग करके रखते हैं हमेशा अपनी फिजिक पे। ये इसको एक कनीसियोलॉजी टेप भी कहते हैं, जो पेन में थोड़ा सा रिलीव करता है और स्वेलिंग कम करता है। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। इनके घुटनों पे भी आप ये टेप लगी हुई देखोगे और इनके चेस्ट और शोल्डर्स पे भी देखोगे, तो जाहिर सी बात है कि इनको कोई ना कोई दिक्कत है, चाहे स्वेलिंग, चाहे डिस्कम्फर्ट, चाहे टाइटनेस या कोई इंजरी, जिसके चलते ये इन टेप्स का इस्तेमाल हमेशा ही करते हैं। तो इस वक्त ऐसे दिख रहे हैं और बॉडी डेफिनेटली ड्रायर साइड पे इनकी रहती है। श्रेडिड आएंगे स्टेज पर ज़रूर से, मुझे ये लगता है। बहुत सारे शोज़ वैसे इन्होंने इस साल खेल लिए, लेकिन एक बात ये देखनी चाहिए हमें कि इस साल राफेल ने अकीम को बहुत ईजीली ओलंपिया में हरा दिया था। राफेल आए थे 8th और वहीं अकीम 10th पे आए थे, तो ऐसा हुआ था ओलंपिया में। अब ऐसा हमें हो सकता है कि रोमानिया में भी देखने के लिए मिले, राफेल वहां पर भी अकीम को बीट कर दे। इवन तो अकीम बहुत ही मस्क्यूलर हैं और राफेल काफ़ी ज़्यादा क्लासिक एथलीट है, बॉडी बिल्डर लगते नहीं है बहुत ज़्यादा ये, लेकिन अकीम को तब भी हरा करके ओलंपिया में चले गए। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इस रोमानिया के अंदर। तो ये दोनों एथलीट्स तो आने वाले हैं, देखते हैं रोमानिया ख़त्म होने के बाद ये लोग अपना इरादा ईविल्स प्राग प्रो में खेलने का भी बनाते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें क्रिस बमस्टेड है तो इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। उनके साथ जो भी खेलता है वो एथलीट कई सारे लोगों की आईज में, आंखों में आ जाता है। तो ये इन दोनों का अपडेट है, फिजिक अपडेट। इसके बाद दोस्तों अगर हम चलें तो अगला अपडेट आ जाता है निक वॉकर के ऊपर। तो निक वॉकर ने हाल ही में अपनी ये फिजिक दिखाई, जिसमें आप देख सकते हो कि निक बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ इनके शोल्डर्स में, इनके आर्म्स में, चेस्ट में राउंडनेस कम हो गई है, यानी ये छोटे हो रहे हैं। वेस्ट इनकी हल्की हल्की सी छोटी दिख रही है राइट हैंड साइड से, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया अभी भी थोड़ा सा ब्लोटेड दिख रहा है। निक के पास अब देखो कोई कोच इस वक्त पे तो है नहीं, क्योंकि जो इनके कोच थे मैट जेनसन वो अब इतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के अंदर है नहीं। उन्होंने बोला था कि मेरा फोकस भी शिफ्ट हो चुका है बॉडी बिल्डिंग से अपनी पर्सनल लाइफ पे, तो अब निक अकेले ही हैं। हो सकता है इन्होंने कोई कोच पकड़ लिया हो, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है। लेकिन फिलहाल ये कैप्शन में लिखते हैं आई विल बी राइट बैक, यानी कि वापस आएंगे, कम बैक करेंगे अपना। 2 साल से तो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब दिखाई देंगे किसी ना किसी शो में। और निक ने अपना ये एब्डोमिनल्स एंड थाई का पोज भी डाला है और इसके अंदर इनकी वेस्ट पे हमेशा एक इनका अच्छा कंट्रोल रहता है। इस वक्त पे वेस्ट थोड़ी सी इनकी छोटी दिख रही है, हल्की सी नैरोअर दिख रही है, लेकिन नैरोअर दिख रही है इनकी पूरी की पूरी बॉडी भी, क्योंकि लग रहा है कि निक अभी टीआरटी पे आ चुके हैं शायद। अब ये दोस्तों एक पूरे तरीके से स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि बॉडी उस तरीके से इनकी नहीं दिख रही, ना वो साइज है ना वो कंडीशनिंग है, हर जगह पर मास कम हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है निक अभी थोड़ा सा क्रूजिंग वाले एक मोड में आ चुके हो और वापस से जब ब्लास्ट करेंगे स्टेरॉइड्स का और वापस से तैयारी करेंगे किसी शो की, तो हमें फिर से एकदम शेप में दिखाई देंगे। तो ये है निक वॉकर का अपडेट। इसलिए दे रहा हूँ ये अपडेट क्योंकि अब निक वॉकर के बॉडी अपडेट्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते, पूरे ओलंपिया के दौरान नहीं मिले। और सच बताऊं तो ये इनका पहला ही अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूं इतने लंबे समय में। मतलब ओलंपिया के समय पे इनका कोई अपडेट नहीं था, उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं था, तो इनका पहला अपडेट अब आता है। ये है इनकी फिजिक, इस तरीके से दिख रहे हैं। देखते हैं किस शो में कंपीट करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले अपडेट पे चले तो ये आ जाता है अमित आगरे के ऊपर। अब अमित के लिए बहुत ही थोड़ा समय बचा है कजाकिस्तान प्रो में खेलने के लिए, तो हमें ये 2 से 3 नवंबर के बीच में दिखाई देंगे। इसी बीच अमित अपना ये फिजिक अपडेट दे देते हैं और ये 9 डेज आउट का इनका अपडेट है और ये इन्होंने डाला अभी से 3 दिन पहले था। अमित ये बताते हैं कि ये इनका लास्ट अपडेट है, डिप्लीटेड इनकी फिजिक है और डायरेक्टली अब हमें ये स्टेज पर ही देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको इनकी बॉडी दिखाई दे रही होगी और एक्चुअली में बॉडी डिप्लीटेड दिख रही है, उस लेवल की फुलनेस अभी नहीं दिख रही जो स्टेज पे आमतौर पे दिखती है। तो अमित की फिजिक में अभी भी सामने से आपको फाइबर्स दिखेंगे, बैक के अंदर अभी भी मास दिखेगा, पर हाँ बॉडी उतनी ज्यादा कंडीशनड नहीं लगेगी बिकॉज बॉडी फ्लैट साइड पर थोड़ी सी ज्यादा है। तो देखते हैं स्टेज पर ये क्या धमाल मचाते हैं। अमित ने कुछ बातें लिखी इसके बारे में, अपनी प्रेप के बारे में जो अभी ये कर रहे हैं इस वाले शो की। ये कहते हैं कि ये प्रेप इनके लिए काफी पर्सनल थी क्योंकि इन्होंने कई सारी परेशानियों का सामना किया है जो इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की और अपने अंदर ही छुपा करके रखी, पर वो सारी परेशानियां, वो सारी दिक्कतें निकल के आई इनके इस क्राफ्ट में, वो क्राफ्ट जिसने इनको तैयार करवाया इस बार इस कजाकिस्तान प्रो के लिए। अमित उसके बाद बोलते हैं कि ओलंपिया मिस करने के बाद मैं अंदर से जल रहा था, मतलब हम लोग, हमारी टीम, हम सब लोग अंदर से जल रहे थे। इतना बड़ा एक चांस जो हर एक इंसान को नहीं मिलता वो इनको मिला था और वो मिस आउट हो गया, तो डेफिनेटली अंदर से जलना बनेगा किसी भी एथलीट का, उसकी फीलिंग वही जान सकता है। उसके बाद इस चीज को और इंपैक्टफुल बनाने के लिए अमित ने इस बार की प्रेप और ज्यादा हार्डर करी है ताकि डबल इंपैक्ट आए। अपने वर्क के जरिए इस इंपैक्ट को इस बार ये दिखाने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग फोकस्ड हैं अपने एथिक्स में, अपने डिसिप्लिन में। उसके बाद ये लिखते हैं कि इस चीज से हम आप लोगों को प्राउड फील करवाएंगे। तो अमित ने ये पूरा का पूरा पोस्ट लिखा। होपफुली कजाकिस्तान में इनकी एक अच्छी प्लेसिंग आए, हम सारे लोग यही चाहते हैं। अनिक घोष के जब ये सामने आएंगे तो हमारे दोनों ही एथलीट्स
हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल टॉप 2 के लिए हमें फाइट करते हुए नजर आए। अब ऐसा होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर हम लोग ज़रूर से यही वाली चीज़ चाहेंगे, इनमें से कोई भी जीते या कोई भी प्लेसिंग लेकर के आए। मेन चीज़ है कि अपनी बेस्ट फिजिक ये दोनों ही एथलीट्स दिखाएं। अनिक घोष के अगेन कोई बहुत तगड़े अभी अपडेट्स नहीं है, एकदम जो क्लियर बॉडी अपडेट होता है ना, बस इन्होंने एक ये ट्रेनिंग वीडियो डाली थी जिसके अंदर ये अपने ट्रैप्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी ये भी नहीं पता कि इनकी ये रीसेंट ट्रेनिंग वीडियो है या कोई पुरानी वीडियो उन्होंने उठा के डाली हुई है। देखते हैं स्टेज पे कितने ज़्यादा कंडीशन आते हैं, कितने ज़्यादा ड्राई ये आते हैं, क्योंकि अभी वो चीज़ थोड़ी सी लग रहा है कि पीछे है, लेकिन हाँ उम्मीद तो है कि हमेशा अच्छे आते हैं, तो इस बार भी तगड़े आ जाएंगे। यह है दोस्तों सारे के सारे अपडेट्स। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। क्रिस बमस्टेड के कमबैक के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली में रिटायरमेंट के बाद वापस से आना, और वो भी एक छोटे शो में, इविल्स प्राग प्रो में, क्या ये एक ठीक डिसीजन है? आप लोग कमेंट करना। कहीं इससे ऐसा तो नहीं होगा कि सीबम की पॉपुलैरिटी नीचे गिरेगी। पर एक पॉइंट इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए ये भी आता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हर एक बॉडी बिल्डर की पॉपुलैरिटी गिरती ही है, पर इस तरीके की अनाउंसमेंट कर देना और मेंस ओपन में कम्पीट करना डेफिनेटली इनको उठाएगा हर तरीके से, और ज़्यादा हाइप बन जाएगी इस चीज़ को लेकर के कि ये अगले साल compete करने के लिए ओलंपिया में आ सकते हैं क्या। क्योंकि देखो सोचने वाली बात है, अगर क्रिस इस वाले इविल्स प्राग प्रो को दोस्तों जीत लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली ओलंपिया के लिए अगले साल ओपन कैटेगरी में ये क्वालिफाई हो जाएंगे। सीबम ने बोला भी कि अब मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, अब ये फाइनल एक शो था, मैं रिटायर्ड ही हूँ उसके बाद में। लेकिन फिर ये भी बात बोल देते हैं कि शायद मैं अगले साल खेल लूँ या शायद ना भी खेलूँ, तो इनका अंदर से कुछ ना कुछ ऐसे मन तो कर जाता है। जैसे पिछले साल भी रिटायर्ड ही थे ओलंपिया के बाद, लेकिन 4 महीने बाद इनका मन कर गया था कि चलो ओलंपिया की तैयारी वापस से शुरू कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि सीबम इस वाले शो को खेलें, उसके बाद इनका फिर मन कर जाए कि चलो अब ओपन क्लास को हम लोग ट्राई करते हैं, और वापस ओलंपिया में आते हैं एक मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बन के। इनके साथ ऐसा हो सकता है, इनकी बातों से वाली चीज़ दिख रही थी, क्योंकि ये अभी भी कह रहे हैं कि मैं शायद अगले साल आऊं या ना आऊं। अगेन इनके मन के ऊपर है, इनके पास अभी कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है। मन होगा तो आ जाएंगे, बस ये चीज़ है। लेकिन एक सही बात बताऊं, इनको वैसे इस शो को जीतने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इविल्स प्राग प्रो में खेलने आ रहे हैं ना, अगर ये हार भी जाते हैं तो भी इनको अगले साल के ओलंपिया में मेंस ओपन क्लास के अंदर इनविटेशन भेज देंगे ओलंपिया प्रमोटर्स। इतना बड़े तो है सीबम, क्योंकि डायरेक्ट के साथ में ऐसा करा था 2022 में। इनके साथ, ये तो इतने बड़े चैंपियन, इनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं अगर ये खेलना चाहें तो, क्योंकि सीबम एट द एंड ओलंपिया को बिजनेस देने के लिए अगले साल वैसे भी आने वाले हैं, क्लासिक फिजिक में सपोर्ट करने के लिए उस डिवीजन को। ओलंपिया में अगर ओपन में खेलना चाहेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि प्रमोटर्स इनको किसी भी तरह से रोकेंगे। इनफैक्ट इनको बढ़िया इन्वाइट दे करके ओलंपिया को और हाइप अप करने की कोशिश करेंगे। तो सीबम अभी उस मुकाम पे है कि जो चाहे वो चीज़ कर सकते हैं लाइफ में, उन चीज़ों को सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, जिस शो में खेलना चाहें उसमें खेल सकते हैं। इतने बड़े तो ये हैं। बाकी 16 से 17 नवंबर का इंतज़ार रहेगा। प्राग प्रो हम सभी लोग देखना चाहेंगे, कवर करेंगे उसको, और मज़ा आएगा यार। चलो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।